अरे दुल्हन कहाँ चली गई? मंडप में उपस्थित एक मेहमान ने हैरानी के साथ कहा, ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है दुल्हन? दूसरे मेहमान ने कहा, रुद्र अपनी जगह से उठता है और दुल्हन को ढूंढने लग जाता है। सभी लोग दुल्हन को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन और समीर हवेली के अंदर दुल्हन को ढूंढने लगते हैं और बाकी सब गार्डन में ही दुल्हन को ढूंढ रहे थे। समीर मिली क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं भाई नहीं मिली। अचानक लाइट जाती कहाँ गायब हो गई? लाइट जाने से पहले तो सब कुछ ठीक था ना? हाँ यार पता नहीं, मुझे तो ये गाँव ही बहुत विचित्र लगता है। हाँ यार, बहुत देर ढूंढने के बाद भी दुल्हन किसी को कहीं नहीं मिलती है। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसे अचानक बीच मंडप से दुल्हन कहाँ गायब हो सकती है। रुद्र की माँ और चाची मंडप के अंदर खड़े थे। तभी रुद्र की माँ अपना हाथ अपने सिर पर रखती है जैसे उसको चक्कर आ रहे हों। वो धीमी धीमी आवाज में रुद्र बोलते हुए बेहोश हो जाती है। अपनी जेठानी को बेहोश होते हुए देख आयशा की चीख निकल जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, दीदी। जब रुद्र देखता है तो उसकी माँ बेहोश होकर गिर गई है। वो भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, उठो माँ, ये आपको क्या हो गया आपको? सभी लोग रुद्र की माँ को घेर लेते हैं जिससे गर्मी होने लगती है। समीर और अर्जुन सभी को वहां से हटाने लगते हैं और कहते हैं, आप लोग जरा साइड हो जाइए और हवा न दीजिए। कोई डॉक्टर को फोन करो, आयशा ने कहा। रुद्र के चाचा अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। हेलो, आस्था हॉस्पिटल, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को भेज दिए। रुद्र अपनी माँ को उठाता है और हवेली के अंदर ले जाता है। रुद्र की माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और अभी तक बेहोश थी। घर के बाकी सब लोग भी उसी कमरे में थे। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे घर को, आयशा ने रोते हुए कहा। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तन्वी ने कहा। सारे मेहमान पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कितनी बदनामी होगी अब हमारी पूरे समाज में। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब जल्दी सब ठीक कर देंगे, अर्जुन ने कहा। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस अपनी माँ के पास चुपचाप बैठा हुआ था और उनके माथे पर बार बार हाथ फेर रहा था। रुद्र के चाचा और राम काका सब मेहमानों के साथ मंडप में खड़े थे। रुद्र के चाचा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब मेहमानों से क्या बोलें, उनको क्या जवाब दें कि दुल्हन कहाँ गायब हो गई। बहुत सोचने के बाद अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो बोलते हैं, आप सभी यहाँ पधारे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कारणवश ये शादी नहीं हो सकती, मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी सुबह से भूखे होंगे तो खाना खाकर अवश्य जाइएगा। इतना कहकर संतोष हवेली के अंदर जाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद राम काका एक डॉक्टर महिला को लेकर हवेली के अंदर आते हैं जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष होगी, जिसकी हाइट 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा और थोड़ी सी हेल्दी। घर के सारे लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे, बस रुद्र और आयशा ही लता के रूम में बैठे थे। राम काका डॉक्टर को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। डॉक्टर को देखकर रुद्र अपनी जगह से उठ जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप आ गई। देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है, इतनी देर हो गई, उन्हें होश नहीं आया। देखिए मैं उनका चेकअप करती हूँ, जब तक आप दोनों प्लीज इस कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। रुद्र और आयशा कमरे से बाहर चले जाते हैं और सबके साथ नीचे हॉल में आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। रुद्र भागते हुए उनके पास जाता है और पूछता है, अब कैसी है मेरी माँ की तबीयत? देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उन्हें थोड़ी कमजोरी थी, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। अब उन्हें कुछ आराम करने की जरूरत है और हाँ मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप कल सुबह उसे ले आइएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर अपने बैग में से एक पेन और कागज निकालती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उस कागज में दवाइयों के नाम लिखने लगती है। जब से डॉक्टर नीचे आई थी अर्जुन उन्हीं को घूरे जा रहा था। ये लीजिए, मैंने 3 दिन की दवाइयाँ लिख दी है, डॉक्टर ने रुद्र को पर्चा देते हुए कहा। जी डॉक्टर। डॉक्टर वहां से जाने लगती है, तभी अर्जुन उस डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, जी आपका नाम? जी मेरा नाम डॉक्टर माधवी शर्मा है। माधवी शर्मा। अर्जुन ने नाम दोहराते हुए कहा, क्यों क्या हुआ आपको, मेरा नाम पसंद नहीं आया क्या? डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए कहा, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका नाम बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जी माफ कीजिएगा पर मैंने तो कहीं नहीं देखा। अर्जुन अपने दिमाग पर जोर देता है और कहता है, आप इंदौर से हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता? अपोलो हॉस्पिटल से? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने आपको वहीं देखा था शायद। फिर यहाँ बलमा टोला में कैसे? यहाँ पर हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, पास ही के गाँव दास गाँव में हम हर गाँव में कैंप लगा रहे हैं। अच्छा, पर मैंने इससे पहले आपको कहीं देखा है, अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे तो कुछ याद नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, जब जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा। जी शुक्रिया आपका, अर्जुन ने कहा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो फर्ज है मेरा। रात के 10 बज रहे थे। रुद्र अपनी माँ के पास बैठा हुआ था जो इस वक्त आराम कर रही थी और बाकी सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी तन्वी देखती है कि स्वाति अपने पेट को जोर से दबा रही थी, जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। क्या हुआ स्वाति बेटा? कुछ तो नहीं दीदी, घबराओ नहीं बेटा, बताओ। वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, यदि खाना नहीं खाओगी तो। चलो तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर देती हूँ। नहीं दीदी मुझे नहीं खाना।
देखो ऐसे मना नहीं करते, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खा रही हो, इसलिए ना क्योंकि आंटी जी की तबीयत खराब है। पर यदि हम लोग खाना नहीं खाएंगे और अपनी तबीयत खराब कर लेंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तन्वी की बात सुनकर अनन्या ने कहा, तन्वी सही बोल रही है, हम सभी को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। हाँ तन्वी ठीक बोल रही है, संतोष ने कहा। सभी लोग खाना खाने साथ साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तन्वी और अनन्या सबके लिए खाना निकाल रही थी। जब तन्वी रसोई घर से खाना लेकर आई तो उसने देखा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रुद्र को छोड़कर वो वहाँ पर नहीं था। तन्वी रुद्र की चाची से पूछती है, रुद्र नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा, बचपन से वो ऐसा ही है, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता उसे। बचपन में जब वो 10 साल का था तो उसके पापा की अचानक मौत हो गई और उसी दिन उसके दादा को लकवा हो गया। इस सदमे से बहुत देर से उभर पाया था वो। अब उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे, इसलिए उनकी हर एक इच्छा पूरी करता है। हमारा रुद्र माँ का कहना कभी नहीं टालता। सही कहा आपने, जितना प्यार रुद्र अपनी माँ से करता है वो उतना प्यार किसी से नहीं कर सकता है, तन्वी ने कहा। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे, तभी तन्वी की नींद खुलती है और वो अनन्या को उठाती है। अनन्या उठो, क्या हुआ तन्वी, इतनी रात को क्यों उठा रही हो? एक काम करेगी इतनी रात को? हाँ प्लीज, ये काम तुम ही कर सकती हो। बोलो, मेरे साथ नीचे चलो। अभी इतनी रात को? हाँ चलो ना। बात क्या है जरा ये तो बताओ पहले। तुम नीचे चलो, मैं सब बताती हूँ। अनन्या तन्वी के साथ रसोई घर में जाती है। तन्वी एक प्लेट में थोड़ा सा चावल, दाल और कुछ रोटियां निकाल देती है और अनन्या से कहती है, ये थाली मैंने रुद्र के लिए बनाई है, क्या तुम उसे ले जाकर दे दोगी? तुम क्यों नहीं दे देती? अनन्या, अगर मैं देने गई तो रुद्र को लगेगा कि मैं अभी उससे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उसको ये लगे, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है और एक बार जो आईना टूट जाए उसमें दोबारा चेहरा नहीं दिखता, वो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा होता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें उस कांच के टुकड़े को जोड़ने की, वो हमें सिर्फ जख्म ही देता है। तुम तो मुझे समझ सकती हो ना, कॉलेज में हॉस्टल में हमेशा एक तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया है। हाँ तन्वी, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें तो पता है ना, रुद्र की चाची भी उसे खाना देने के लिए गई थी पर उसने नहीं खाया। वो बहुत जिद्दी है, मेरे हाथों से भी नहीं खाएगा। वो खाएगा, बस तुम उससे इतना कहना, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले नहीं होते। क्या क्या ये सब? क्या? कुछ मत करो, ये थाली लो और रुद्र को देकर आओ चुपचाप। जाओ जल्दी अब। अनन्या वो थाली उठाती है और रुद्र के पास जाने लगती है। जब अनन्या रुद्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि रुद्र अभी भी जाग रहा था और अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अनन्या ने कहा। हाँ रुद्र, ये खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखो, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते। रुद्र ने जैसे ये बात सुनी वो अनन्या को घूरने लग जाता है। अब तो खाओगे ना? अनन्या ने कहा। हाँ। इतना कहकर रुद्र रोटी का निवाला तोड़ने लगता है। रुद्र जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ता है उसको याद आता है यूआईटी कॉलेज में उसका और तन्वी का कॉलेज की कैंटीन की कैनोपी में साथ साथ बैठना, जहाँ पर वो तन्वी के साथ बैठकर घंटों बातें करता रहता था। रुद्र और तन्वी कैंटीन की कैनोपी में बैठकर एक टिफिन में से खाना खा रहे थे। टिफिन के अंदर भिंडी की सब्जी और रोटियां थी। रुद्र, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? तन्वी ने कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता। फिर तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो क्या हुआ, तुम बना दिया करना। मैडम, मैं एक दिन बना सकता हूँ, 2 दिन बना सकता हूँ, पर रोज रोज थोड़ी ना बना सकता हूँ। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तो फिर अभी से प्रैक्टिस कर लो जली हुई रोटियां और सब्जियां खाने की। तन्वी ने रोटी का निवाला तोड़कर रुद्र के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का तो मैं जला हुआ भी खाने को तैयार हूँ। रुद्र ने तन्वी के हाथ का निवाला खाते हुए कहा, वैसे ही बस बोलने की बात है, शादी के बाद सब बदल जाता है। यदि एक भी दिन जली रोटी खिला दी तुम्हें तो तुम मुझे ताने लगाओगे। ऐसा नहीं है मेरी तन्वी, मैं एक बात बताता हूँ, जली हुई रोटी और जले हुए दिल हमेशा जले हुए नहीं होते। हो सकता है कि ज्यादा आंच और ज्यादा प्यार की वजह से वो जल गए हों, पर रोटी को प्यार से तो बनाया गया था ना, उसका स्वाद हमेशा अच्छा ही होगा, भले वो कितनी भी जल क्यों ना गई हो। ये रोटी कैसे जली ये तो समझ गई, पर ये जले हुए दिल की कहावत समझ नहीं आई मुझे। वक्त आने पर समझ जाओगी तन्वी। बताओ ना रुद्र, तन्वी ने प्यार से बोला। नहीं, मुझे नहीं बताना, एक दिन तुम खुद समझ जाओगी। चलो छोड़ो ये सब और चुपचाप खाना खाओ। बातों के चक्कर में खाना खाना ही भूल गए तुम तो, तन्वी ने रुद्र को रोटी खिलाते हुए कहा। रुद्र अपनी माँ और अनन्या के पास बैठकर खाना खा ही रहा था कि तभी उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। खटखट खटखट खटखट। इतनी रात को कौन आया होगा? अनन्या ने कहा। पता नहीं, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र और अनन्या दोनों सोचने लग जाते हैं कि रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है।